प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक संरचना को समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, अर्थात कई अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और वही प्रोटीन कहलाता है। तो इसकी संरचना को समझने के लिए हमको पहले पेप्टाइड बंध को समझना होगा, और पेप्टाइड बंध को समझने के लिए हमको पहले अमीनो अम्ल की संरचना को समझना होगा। तो देखिए, एक अमीनो अम्ल में अनिवार्य रूप से एक NH2 समूह होता है और यह अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। ये देखिए क्रियात्मक समूह हो गया, इससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसी को अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसी से एक NH2 समूह जुड़ा होता है। ये हर अमीनो अम्ल में पाया जाएगा। और यहाँ पे इसी कार्बन से एक R समूह जुड़ा होगा। ये R समूह अलग अलग अमीनो अम्ल में अलग अलग होता है। इसी के आधार पे अमीनो अम्ल के प्रकार होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल में इस R समूह के साथ साथ एक सल्फर भी जुड़ा होता है, जो आगे किसी संरचना में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के काम आएगा, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप। तो एक अमीनो अम्ल की संरचना इस प्रकार का होगा। अब चलिए इसी में समझते हैं कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा। तो देखिए, यहां पे मैं एक अमीनो अम्ल को लिख लेता हूं। यहां COOH को हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। दूसरा अमीनो अम्ल को यहीं पे फिर लिख लेते हैं। अब इनके बीच क्या होगा, देखिए यहां पर ये जो OH है और इसका H NH2 का, ये बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में, और जिसके फलस्वरूप इस CO समूह और NH समूह के बीच एक बंध बनता है, उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो उसका निर्माण इस तरह से होगा। ये देखिए यहां पर जो बंध बना यही कहलाता है पेप्टाइड बंध। यहाँ पे हम -H2O कर देंगे, पानी का एक अणु निकला हुआ है इसमें। इस तरह से जब दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एमिनो अम्ल और ये दूसरा एमिनो अम्ल, ये आपस में जुड़े हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब देखिए, जब तीन एमिनो अम्लों को आपस में जोड़ेंगे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड और बनेगा। तो इस तरह से इसको डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और तीन से अधिक एमिनो अम्ल, जैसे यहाँ एक एमिनो अम्ल और जोड़ दिए और जोड़ दिए और जोड़ दिए, तो इस तरह इसमें कई पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है और इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन इसी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का श्रृंखला होता है। कई एमिनो अम्ल आपस में कई पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़े तो पानी का एक अणु बाहर निकला और एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो पानी के अणु जाकर के फिर इन दोनों से जुड़ जाते हैं, उसके बाद फिर से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अर्थात यदि प्रोटीन अणु का जल अपघटन करें तो हमको उसका सरलतम अणु एमिनो अम्ल प्राप्त होगा। एक परिभाषा आप और दे सकते हैं कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन तत्वों से मिलकर बने होते हैं और सभी जीवों के लिए अनिवार्य होते हैं। तो ये तो प्रोटीन का सामान्य जानकारी हो गया। अब चलिए हम इसकी संरचना को समझते हैं। तो देखिए, प्रोटीन की संरचना 4 स्तरों पे दी जाती है। पहला है इसका प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना में कई एमिनो अम्ल आपस में एक विशिष्ट क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसे ही प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो एमिनो अम्ल होंगे ये एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। यदि उस क्रम में हम बदलाव कर दें तो उस प्रोटीन के अणु के गुण में भी परिवर्तन हो जाता है और प्राथमिक संरचना में सिर्फ पेप्टाइड बन पाया जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं। तो यदि आप प्राथमिक संरचना को लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अमीनो अम्लों के एक निश्चित या विशिष्ट क्रम में
पेप्टाइड बंध से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने से बनी संरचना प्राथमिक संरचना कहलाता है। और उसके बाद इसमें आप कई एमिनो अम्ल को एक निश्चित क्रम में लगाकर उनके बीच पेप्टाइड बंध को दिखा करके इस संरचना को दिखा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना इसमें कि इसमें अमीनो अम्ल आपस में एक निश्चित या विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। अर्थात यदि हम यहाँ से इस एमिनो अम्ल को हटा के कोई दूसरा एमिनो अम्ल को डाल दें तो उससे इनके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, इस प्रोटीन के गुण में बदलाव आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम हीमोग्लोबिन के अणु को देखें, हालांकि हीमोग्लोबिन में चतुर्थक संरचना पाया जाता है, लेकिन हम प्राथमिक संरचना को भी इसमें समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन 574 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है और इसमें कुल 4 श्रृंखलाएं होते हैं। 2 अल्फा श्रृंखला होते हैं। इन अल्फा श्रृंखला में 141 एमिनो अम्ल होता है, दोनों अल्फा श्रृंखला में, और 2 इसमें बीटा श्रृंखलाएं होते हैं। बीटा श्रृंखलाओं में 146 एमिनो अम्ल होता है। और इन चारों श्रृंखलाओं में किसी एक बीटा श्रृंखला के एमिनो अम्ल के क्रम में यदि परिवर्तन हो जाए तो उस समय हीमोग्लोबिन की संरचना में बदलाव आ जाता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ग्लूटेमिक अम्ल की जगह में वेलिन आ जाता है। जैसे देखिए, यदि हम वेलिन से ही चालू करें तो वेलिन एमिनो एसिड, इससे जुड़ा रहेगा हिस्टिडीन, इससे जुड़ा रहेगा ल्यूसीन, इससे जुड़ा होता है थ्रियोनिन, इससे जुड़ा होता है प्रोलीन, और इससे जुड़ा होता है ग्लूटेमिक अम्ल। फिर ग्लूटेमिक अम्ल होता है और लास्ट में लाइसिन होता है। यदि हम इस ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर, बाकी तो सेम रहेगा, इसमें वेलिन ले लाएं, attend the BYJU'S exam. ये देखिए यहाँ पे इसका निश्चित क्रम है। यदि इस क्रम में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए, इसके जगह में कोई दूसरा एमिनो अम्ल जैसे वेलिन आ गया, तब क्या होगा, इस हीमोग्लोबिन की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा और उस व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको समझिए कि इसमें प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल के निश्चित या विशिष्ट क्रम में लगे होते हैं और उस क्रम में बदलाव किया जाए तो उस प्रोटीन के गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका दूसरा द्वितीयक संरचना। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य, अर्थात पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में पहले से पेप्टाइड बंध होता है, उसके अतिरिक्त इन श्रृंखलाओं के मध्य जब हाइड्रोजन बंध बनना प्रारंभ हो जाता है तो उसके कारण वे श्रृंखलाएं एक विशिष्ट आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जिसे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बंध के कारण ही द्वितीयक संरचना उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बंध किस प्रकार बनेगा उसको समझिए। तो एक एमिनो अम्ल का CO समूह, ये देखिए एक अमीनो अम्ल का, यहाँ पे मैं ये CO समूह बना दिया, और दूसरे अमीनो अम्ल का NH समूह। जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रबल ऋणात्मक है और हाइड्रोजन प्रबल धनात्मक, इसके कारण इनके बीच में एक बंध स्थापित हो जाता है और यही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार हाइड्रोजन बंध बनते हैं और यही द्वितीयक संरचना का निर्माण करता है। द्वितीयक संरचना 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा हेलिक्स संरचना और बीटा शीट संरचना। अल्फा हेलिक्स संरचना में एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहले एमिनो अम्ल के CO समूह और उसी श्रृंखला के चौथे एमिनो अम्ल के NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। अर्थात इसमें बस एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लेंगे और इस प्रकार से उसको हेलिक्स नुमा बना देंगे, क्योंकि जब एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य बंध बनता है तो ये खिंचा करके इस तरह से हेलिकल या कुंडलित नुमा संरचना बना लेता है। हालांकि दोनों बनते हैं, वामावर्त और दक्षिणावर्त दोनों। तो इसमें जो राइट हैंडेड दक्षिणावर्त है अधिक स्थायी होता है, इसलिए इसी को बनाया जाता है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बनाते हैं, इस तरह से देखिए।
ताकि हम हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O, फिर C और इससे N से H को ऊपर की ओर दिखा दिए। यहाँ पे दूसरा C डबल बॉन्ड O, C N, इस N से H इधर, फिर यहाँ कर देते हैं C डबल बॉन्ड O, C N, इस N से H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C, यहाँ पे N H। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें जो पहला CO है, अर्थात पहले अमीनो अम्ल का CO है और चौथे अमीनो अम्ल के NH समूह के मध्य यहाँ पर एक बंध बनेगा, ये कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। इसी तरीके से देखिए दूसरा है, तो ये इधर आगे, यहाँ चलिए C ये दूसरा वाला इस पांचवें वाले से, इसी प्रकार इसमें बंध बनते जाएंगे और यह एक हेलिकल संरचना प्राप्त कर लेता है। यही कहलाता है अल्फा हेलिक्स संरचना। तो इस तरह से यदि हमको अल्फा हेलिक्स संरचना के बारे में लिखना हुआ तो हम चार बातों को इसमें जरूर जिक्र करेंगे। पहला, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है। दूसरा, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहले और चौथे अमीनो अम्ल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और तीसरा, इसका आकार कुंडलित या हेलिक्स नुमा होता है। और चौथा, इसमें जो हेलिक्स का घुमाव होगा वो राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त होता है। तो इन चारों को जरूर जिक्र कीजिए। अब चलिए देखते हैं बीटा शीट संरचना को। बीटा शीट संरचना में देखिए इसमें दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं और उन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। अर्थात इसमें अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि इसमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होता है। इसका यदि हम संरचना बनाएं तो यह एक कागज के शीट के समान, जैसे एक कागज को बार बार मोड़ के ऐसे खोलिए उसके समान ये प्रतीत होता है। इसीलिए इसको बीटा शीट संरचना भी कहते हैं। और इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहां मान लीजिए यदि मैं C लेता हूं तो 2C, CCN, फिर CCN, CCN, इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ CO लिए हैं तो यहाँ हमको NH रखना होगा, NH। तो इधर भी 2C, फिर N, 2C, उसके बाद N, 2C, उसके बाद N। अब इसमें भरते जाइए। इस C के पास R और H जुड़ा होता है, इसके पास H, इस C के पास O, फिर पुनः C आ गया, R और H, इस N से H, इस C से O, इस C से R और H, इस N से H और इस C से O। इस तरह से आपको बनाते जाना है। अब देखिए NH जुड़ा है, अर्थात इस C से हमको जोड़ना होगा R और H को, इस C से O, इससे H, इस C से R और H, इस C से O, इससे H, इससे हमको R और H, इससे O और इससे H। अब देखिए इनमें जहाँ जहाँ C और NH पास पास हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते जाइए इस तरीके से। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया और यहाँ पर जो ये CO है ये दूसरे वाले के साथ इस तरीके से उधर भी बनाते जाएगा, ये आगे वाले के साथ बनाते जाएंगे। तो इस तरह से इसका बीटा शीट संरचना का निर्माण होता है। तो इसी तरह इसमें भी आपको तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो हो जाएगा दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड। और तीसरा कि इसका जो संरचना होता है फ्लैट शीट या लहरीदार चादर के समान होता है। तो इन तीनों बातों को आपको जिक्र करना है। अब चलिए हम देखते हैं इसका तृतीयक संरचना। अब इसकी तृतीयक संरचना को देखिए तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के
त्रिदिशात्मक संरचना में मुड़कर 3D आकृति प्राप्त कर लेने को इसका तृतीयक संरचना कहते हैं। जैसे यदि आप इसके द्वितीयक संरचना या एक स्प्रिंग को लीजिए और उसको आप कई दिशाओं में और उसको मोड़ दीजिए, कुंडलित कर दीजिए, तो क्या होगा, एक 3D आकृति बनेगा। उस दिशा में क्यों रुका रहता है, तो उस समय बाकी ये बंध भी काम करने लगते हैं। उसके आर समूह में जो सल्फर होते हैं, कुछ कुछ एमिनो अम्ल के आर समूह में सल्फर पाया जाता है, तो उनके मध्य डाइसल्फाइड बंध बन जाता है, दो सल्फरों के मध्य। उसके कारण वह एक 3D आकृति प्राप्त कर लेता है, जिसे इसका तृतीयक संरचना कहते हैं। जैसे मायोग्लोबिन प्रोटीन जो होता है, उसका यदि संरचना देखें तो कुछ इस तरह का होगा। इस तरह से देखिए। तो तृतीयक संरचना में मुख्य रूप से ये 5 बंध होते हैं, एक पेप्टाइड बंध और हाइड्रोजन बंध। द्वितीयक संरचना से बन रहा है तो ये तो होगा ही। इसमें अतिरिक्त आ जाता है डाइसल्फाइड बंध और आयनिक बंध। और एक अलग आबंध है, बंध न कहें इसको, ये होता है जल विरोधी आबंध। तो इस तरह से ये पांचों बंध इसके तृतीयक संरचना में पाए जाते हैं। चतुर्थक संरचना और सरल है, इसमें कई तृतीयक संरचना मिलकर चतुर्थक संरचना बना लेते हैं, जिसमें एक दो अतिरिक्त बंध जैसे वांडर वाल्स बंध ये सब आ जाते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जब 2 से अधिक तृतीयक संरचनाएं आपस में जुड़कर एक बृहद त्रिविम संरचना बनाते हैं तो इसे प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहते हैं, और यह प्रोटीन का सबसे स्थायी संरचना होता है। इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। चूंकि तृतीयक संरचना से बन रहा है तो वे सभी बंध पाए जाएंगे जो तृतीयक संरचना में होते हैं। इसका संरचना हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो उनको आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोटीन की चतुर्थक संरचना को बना सकते हैं। इसमें देखिए 2 से अधिक तृतीयक संरचनाएं हैं, तो बहुत सारे तृतीयक संरचनाएं मिल जाते हैं, तब प्रोटीन का चतुर्थक संरचना बनता है। तो इस तरीके से आप प्रोटीन के चारों संरचनाओं को समझ